हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज है 10 जून और आज से हम हर ऑल्टरनेट डेट पे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, चाहे वो आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क हो, पीओ हो या फिर एसबीआई क्लर्क पीओ हो, हम उनको करेंगे। तो आज देखते हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2020 का प्रीलिम्स का रीजनिंग का सेट और सीखते हैं जो इसका बेस्ट अप्रोच होगा हर क्वेश्चन का। गाइज, अगर आपको मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए देन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, 1 से 5 तक की ये डायरेक्शन दी है। एग्जामिनेशन में आप हमेशा क्वेश्चन की पहले डायरेक्शन पढ़ना पढ़िए। अगर आप डायरेक्शन पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या करना है हमको। जैसे ये तो पजल है तो इसमें तो हमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइक सिलॉग्स हुआ, इनइक्वालिटीज हुआ, तो वहां पर हमें डायरेक्शन पढ़ने की बहुत जरूरत होती है। गाइज, आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, इस पजल को बनाइए, नेक्स्ट स्लाइड पर मैं इसको बनाता हूं। एट पर्सन, ये 8 लोग हैं जो कि एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए। 4 पर्सन सिट एट कॉर्नर एंड द अदर 4 पर्सन सिट ऑन द मिडिल साइड ऑफ द टेबल। द पर्सन हु सिट एट कॉर्नर फेसिंग अवे, यानी कि जो कॉर्नर पर बैठा हुआ है वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है। तो जो मिड साइड पे बैठा है वो कहां फेस कर रहा है? सेंटर की तरफ। तो इतना सा ही ये पजल है, ये सिर्फ आपको डराने के लिए इतनी लेंथी लाइन लिखी गई थी। चलिए आप कंडीशंस लिखते हैं। अब क्योंकि ये स्क्वायर टेबल पे बैठा हुआ है और 8 लोग हैं और कॉर्नर वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं और सेंटर वाले मतलब मिड साइड ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं वो कहां फेस कर रहे हैं? इनसाइड। तो सबसे पहले हम 8 लोगों को अरेंज कर लेते हैं। इसको भी हम थ्रेड मेथड से करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम 8 लोग इसमें सेट कर देते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डी सिट्स एट कॉर्नर साइड ऑफ द टेबल, यानी कि डी जो है वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है। अगर ये कॉर्नर पे बैठा हुआ है तो आउटसाइड फेस कर रहा होगा। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है। क्यू सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ जी, जी से थर्ड टू राइट कौन बैठा है? क्यू बैठा हुआ है। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड डी, क्यू और ई के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं, यानी कि ये एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। अभी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो जहां ये बैठे होंगे उसके हिसाब से पता चलेगा। W सिट सेकंड टू राइट ऑफ E, जो W है वो E से सेकंड टू राइट बैठा है तो E यहां पर आ जाएगा और W यहां आ जाएगा। W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, W D का इमीडिएट नेबर नहीं है तो W यहां नहीं आ सकता। H सिट सेकंड टू राइट ऑफ K, जो H है वो K से सेकंड टू राइट बैठा है। तो पूरा क्वेश्चन ये है, कहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, D और G, G और Q से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर G ऊपर फेस कर रहा है, हमें ये नहीं पता G कहां बैठा हुआ है, लेकिन अगर G ऊपर फेस कर रहा है तो इसके राइट वाला नीचे फेस कर रहा होगा, फिर ये ऊपर फेस कर रहा होगा और Q जो है वो नीचे फेस कर रहा होगा। ये चीज तो हमें समझ में आ जाएगी, तो हम G से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर G यहां बैठा है, अगर जी यहां बैठा है तो ये सारी सिटिंग अपने आप अरेंज हो जाएगी। अब जी कॉर्नर पे बैठा है या मिड पे बैठा है, ये जो क्वेश्चन बोलेगा उसके हिसाब से हम देख लेंगे। चलिए, अब जी यहां बैठा है तो जी से थर्ड टू राइट कौन बैठा है, यानी कि क्यू यहां आ जाएगा। अब क्यू और ई के बीच में 3 लोग बैठे हैं, 8 लोग की अरेंजमेंट है तो ये एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। तो क्यू को 3 छोड़ के या तो राइट में ले लो या लेफ्ट में ले लो, ई यहीं आएगा। E के राइट में सेकंड टू राइट कौन बैठा है? W बैठा है। अगर E यहां बैठा है, अगर E यहां बैठा है तो सेकंड टू राइट इस साइड होगा E का, क्योंकि ये नीचे फेस कर रहा है तो W यहां आ जाएगा। अच्छा, अब W यहां आ गया, W का इमीडिएट नेबर D नहीं होगा तो G को एक छोड़ के D यहां तो आ नहीं सकता, तो G को एक छोड़ के D कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। इट मींस जो ऊपर फेस कर रहे हैं वो कहां फेस कर रहे हैं? वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। और आउटसाइड फेस कर रहे हैं, क्यों फेस कर रहे हैं? क्योंकि डी आउटसाइड फेस कर रहा है और आउटसाइड फेस करने वाले कहां बैठे हैं? कॉर्नर पर बैठे हैं, यानी कि जो ऊपर फेस कर रहे हैं वो कॉर्नर पर बैठे होंगे और आउटसाइड फेस कर रहे होंगे। ठीक है, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये भी हो गई। एक ये कंडीशन बची है कि K के सेकंड टू राइट में H होना चाहिए। K के सेकंड टू राइट में H कैसे होगा? ये देखिए, K अगर यहां बैठा है तो क्या सेकंड टू राइट में होगा? ये तो सेकंड टू लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि K
यहां पर आएगा तभी सेकंड टू राइट H यहां पर आएगा, और जो बचा वो आपका यहां आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो बचा कौन, आप ये देख लीजिए, डी क्यू जी एच के एस ई एस, तो एस बचा, एस यहां आ गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आप क्वेश्चन क्या पूछा था वो देखते हैं। Who among the following sits second to right of S? S से सेकंड टू राइट कौन बैठा है? तो S यहां बैठा हुआ है, मैं हाईलाइटर से आपको समझाता हूं इसको। देखिए S यहां बैठा हुआ है, क्योंकि S नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो राइट साइड ये होगा, और सेकंड टू राइट यानी कि एक छोड़ के राइट साइड में तो कौन बैठा हुआ है, E बैठा हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन D एंड W व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ D? D और W के बीच में हमें कितने परसेंट बैठे हैं ये पता करना है, और कहां से काउंट करना है, राइट से। तो D का राइट इस साइड होगा, कितने परसेंट बैठे हुए हैं, 1 2, उसके बाद W आ गया, यानी कि केवल 2 लोग बैठे हुए हैं D और W के बीच में, अगर हम D के राइट से काउंट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, 2 लोग बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ G? G से सेकंड टू लेफ्ट कौन बैठा है, G यहां पर है और लेफ्ट इस साइड होगा, तो 1 2 यानी कि H जो है G से सेकंड टू लेफ्ट बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा यहां पर। Who among the following are immediate neighbor of each other? एक दूसरे के इमीडिएट नेबर कौन है, यहां पर क्या दिया हुआ है, के ई क्यू डी। देख लेते हैं एक बार, इंक चेंज कर देता हूं मैं, के ई इमीडिएट नेबर नहीं है, क्योंकि के यहां पर है और ई यहां पर है। दूसरा क्या था, क्यू डी एंड जी एच, क्यू डी, क्यू यहां पर है और डी यहां पर है, इमीडिएट नेबर मिल गए। आगे देख लेते हैं फिर भी, जी एच जी यहां पर है और एच यहां पर है, अगेन इमीडिएट नेबर नहीं है। डब्ल्यू एस, डब्ल्यू यहां पर है और एच यहां पर है, तो इमीडिएट नेबर कौन है, डी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। आगे देखते हैं, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन हु डजंट बिलोंग टू द ग्रुप। तो ये दिए हुए हैं ई डी जी के एच, ई डी, ई नीचे फेस कर रहा है, डी ऊपर फेस कर रहा है, तो बस एक बार आप देख लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। जी देखिए, जी भी ऊपर फेस कर रहा है, तो यानी कि ये जो ग्रुप है वो कहां का है, वो जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं उन लोगों का है। लेकिन ई जो है, ई कहां बैठा हुआ है, ई तो मिड साइड ऑफ द टेबल बैठा हुआ है और सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। तो ऑड वन आउट अगर आपको निकालना होगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। एंड द रिमेनिंग जो 2 ऑप्शन है उसको भी हम चेक कर लेते हैं, के एंड एच। के कहां है, देखिए के भी कॉर्नर पे बैठा हुआ है और एच भी कॉर्नर पे बैठा हुआ है, तो ऑड क्या था यहां पर, ऑप्शन नंबर ई। ये जो क्वेश्चन है, ये जो पजल आया है, ये हार्डली एग्जामिनेशन में आपको बनाने के लिए हार्डली आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा मैक्सिमम, पजल बनाने के साथ साथ ये जो 5 क्वेश्चन है इनको मार्क करने के लिए भी, अगर आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस की है इस थ्रेड मेथड की। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी, बी ए, बी ए। चलिए एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारा पजल एकदम सही है या नहीं है। एच के राइट में ई जी एस, एच कहां है, एच, एच के राइट में ई जी एस, डी क्यू के डब्ल्यू, डी क्यू के डब्ल्यू। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब ये है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज का क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए। देखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वॉवल, यानी कि आपको केवल ये देखना है कि ऐसे कितने नंबर हैं इस अरेंजमेंट में जिनसे जस्ट पहले क्या है, वॉवल। उनके बाद कुछ भी हो मैटर नहीं करता, लेकिन उनसे पहले क्या होना चाहिए, नंबर से पहले वॉवल, यानी कि स्वर। और स्वर कितने होते हैं, केवल 5, ए ई आई ओ यू। तो आपको सिंपली देखना है कि नंबर से पहले वॉवल कहां है। देखिए चेक करते हैं, नंबर, देखिए नंबर से पहले वॉवल नहीं है, हटा दो। नंबर से पहले नंबर, देखिए नंबर से पहले वॉवल एक पेयर मिल गया आपको, नंबर से पहले वॉवल दूसरा पेयर मिल गया, नंबर से पहले वॉवल, नंबर से पहले वॉवल, नंबर से पहले वॉवल, नंबर से पहले वॉवल। तो केवल 2 ऐसे पेयर हैं जिनमें नंबर से जस्ट पहले क्या आता है, वॉवल, इस दी हुई अरेंजमेंट में। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव फ्रॉम द गिवन सीरीज, यानी कि जितने भी ये नंबर दिए हुए हैं ये सारे के सारे रिमूव कर दिए जाते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज 7th फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड से आपको 7th बताना है।
जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको रिमूव करके दोबारा इस अरेंजमेंट को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। आपको राइट साइड से क्या निकालना है, 7th एलिमेंट। कब निकालना है, जब सारे के सारे नंबर आप रिमूव कर दें, यानी कि आप ड्रॉप कर दें। तो सिंपली आप काउंट कीजिए और नंबर को ड्रॉप करते जाइए। देखिए राइट साइड ये है हमारी, तो यहां से 7th एलिमेंट हम निकालते हैं आफ्टर ड्रॉपिंग द नंबर। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको ड्रॉप कर दिया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। तो आपका आंसर क्या हुआ, आर विल बी योर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर रिमूव फ्रॉम द गिवन सीरीज देन विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये गाइस आप होमवर्क में ट्राई कीजिए। चलिए आगे क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग element is fifth to the left of 11th element from left hand। अब जैसा मैंने बताया, इस तरीके के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे पीछे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, यानी कि एंड से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 12th एलिमेंट जो कि लेफ्ट हैंड में है, उससे लेफ्ट जाना है आपको, कहां पर, 5th एलिमेंट। अब देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप सीधे काउंट कीजिए, या आप ये भी देख सकते हैं कि देखिए यहां से लेफ्ट स्टार्ट हो रहा है, तो लेफ्ट से हमें जाना है कहां, 12 में, और फिर 12 से लेफ्ट में ही आना है 5th में। यानी कि 12 में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, तो 7 विल बी योर आंसर। यानी कि आप सीधे लेफ्ट साइड से 7 टर्म निकाल लो, या फिर आप जैसे हम निकालते हैं वैसे निकाल लो। देखिए लेफ्ट साइड ये है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो हम लेफ्ट से 12th एलिमेंट पर गए और यहां से लेफ्ट जाएंगे, यानी कि इस साइड जाएंगे। मैं इंक चेंज कर देता हूं। देखिए अब हम इस साइड जब वापस आएंगे और हमें जाना है केवल 5th एलिमेंट जो कि 12th एलिमेंट से लेफ्ट में है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th। तो 8 आपका आंसर आया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो आप इस तरीके से कीजिए या आप डायरेक्टली सबट्रैक्ट कीजिए, यानी कि लेफ्ट साइड से आपको 7th एलिमेंट निकालना है। चलिए लेफ्ट साइड ये है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। तो आप कैसे भी कीजिए, मैंने दोनों तरीके बता दिए, आंसर आपका एक ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं, बी एक क्वेश्चन तो दिया नहीं है, डी, सी, बी, डी एंड सी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आप इसको बनाइए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको बनाता हूं। देखते हैं कौन भारी है, कौन लंबा है और कौन हल्का है। 5 पर्सन्स, ये 5 लोग हैं जिनकी डिफरेंट हाइट है। अगर 5 लोग हैं, इनकी हाइट है, आप दो तरीके से बना सकते हो, या तो इन पांचों को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, या आप सिंपली 5, 4, 3, 2, 1। यहां पर जो नंबर 1 है वो सबसे शॉर्टेस्ट के लिए है, और जो नंबर 5 है वो सबसे हाईएस्ट, यानी कि जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है। चलिए अब देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मैं चेंज कर देता हूं इसकी। देखिए लेस देन 2 पर्सन्स आर शॉर्टर देन डी, यानी कि डी से शॉर्टर जो है वो 2 से कम है। यानी कि 2 से कम क्या होगा, केवल 1 होगा, तो डी की हमें यहाँ पे पोजीशन मिल जाएगी। डी कहां आएगा, डी यहां पर आएगा, और इस टेबल में डी कहां आएगा, यहां पर आएगा। एज मेनी पर्सन्स आर टॉलर देन डी आर एज शॉर्टर देन सी, यानी कि डी से जितने बड़े हैं, यानी कि जितने लंबे लोग हैं उतने ही सी से छोटे हैं। तो डी से बड़े कितने हैं, यहां पर 3, यानी कि नीचे से 3 छोड़कर क्या आएगा, सी आएगा, यानी कि सी यहां पर आ जाएगा। और इसमें कहां आ जाएगा, सी 1, 2, 3, 4, 5, हाँ, तो सी इसमें यहां आ जाएगा। चलिए ए इज टॉलर देन बी, जो ए है वो बी से तो बड़ा है बट ई से छोटा है। आगे देखते हैं, बी इज नॉट द शॉर्टेस्ट पर्सन, और जो बी है वो शॉर्टेस्ट पर्सन नहीं है। बी है वो शॉर्टेस्ट पर्सन नहीं है, तो अगर बी शॉर्टेस्ट पर्सन नहीं है तो डी ही यहां पर आएगा। कैसे आएगा आप ये देखिए, लेस देन 2, यानी कि 2 से कम, 2 से कम एक भी होता है और एक भी नहीं होता है, तो डी की पोजीशन यहां पे चेंज हो जाएगी। देखिए तो डी कहां आएगा, डी यहां आएगा, और यहां पर भी चेंज हो जाएगी पोजीशन, वेट फॉर मिनट, डी यहां आ जाएगा। देखिए अगर डी यहां आ गया और पूछा क्या है, ई जो है वो ए से बड़ा है और बी, सॉरी ए जो है वो बी से बड़ा है लेकिन ई से छोटा है।
ए जो है वो बी से तो बड़ा है लेकिन ई से छोटा है। इसके अलावा एक और कंडीशन आपको दी थी कि जितने लोग डी से बड़े हैं उतने ही सी से छोटे हैं। अब डी से बड़े कितने हैं? 4, यानी कि सी आपका यहां आ जाएगा। अगर सी यहां आ गया तो ई, ए और बी के लिए सिर्फ यही पोजीशन बची है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें कैसे अरेंज करेंगे? देखिए, डी सबसे छोटा है तो सी सबसे बड़ा होगा, क्योंकि डी से छोटा कोई भी नहीं है तो सी से बड़ा कोई नहीं होगा। और ये जो कंडीशन है ये तो आपकी फिक्स है कि जो ए है वो बी से तो बड़ा है लेकिन ई से छोटा है। अगर ए जो है वो बी से बड़ा है और ई से छोटा है, केवल यही 3 कंडीशन बची है इन तीनों के लिए, आपका आंसर हो गया। अच्छा, और भी कुछ दिया है, द हाइट ऑफ थर्ड टॉलेस्ट पर्सन इज 86 सेंटीमीटर, यानी कि ए की हाइट हमें दी है कितनी? 86 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या। इफ द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट पर्सन इज 68, यानी कि जो ये सबसे शॉर्टेस्ट है यानी कि डी जो है उसकी 68 हाइट दी हुई है, देन व्हाट मे बी द पॉसिबल हाइट ऑफ बी, तो बी की पॉसिबल हाइट क्या होगी? अच्छा देखिए, बी की पोजीशन क्या है पहले आप ये देखिए, बी यहां पर है तो बी जो है वो ए से तो छोटा है और डी से बड़ा है, यानी कि जो बी की हाइट होगी वो 86 और 68 सेंटीमीटर के बीच में होगी। चेक कर लेते हैं, 86 एंड 68 सेंटीमीटर के बीच की हाइट चाहिए, तो 69 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या 81 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या 78 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो ये जितनी भी हाइट दी है ये सारी की सारी पॉसिबल हाइट है उसकी, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन सी, सी से बड़ा तो कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज जस्ट शॉर्टर देन ई, ई से जस्ट बाद में छोटा कौन है हाइट में? तो ए ई के जस्ट बाद आता है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। तो डी, ए एंड सी, डी, ए एंड सी, सी के बाद ई है, ई के बाद ए है और बी, डी। देख लीजिए, सी, ई, ए, बी, डी। चलिए आप सिलॉक्स के क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, अब आप कंडीशन एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, आपकी ये जो स्टेटमेंट है, वैसे मैंने इन क्वेश्चन को आपके लिए इजी बनाने के लिए हर क्वेश्चन के बाद में कंडीशंस दी हैं। आप देखिए, ये स्टेटमेंट दिए हैं और ये कंक्लूजन दिए हैं, तो आपको इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या ये कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको सिंपली ये बताना है। और जो भी फॉलो कर रहा है वो आप इन 5 ऑप्शन को देखकर आपको मार्क करना है। देखिए, ऑल ग्रीन्स आर येलो, यानी कि जितने भी ग्रीन है सारे के सारे क्या है? येलो हैं। नो येलो इज ब्लैक, और कोई भी येलो ब्लैक नहीं है। अगर कोई भी येलो ब्लैक नहीं है, इट मींस कोई भी जो ग्रीन है वो भी ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि जितने भी ग्रीन है वो कहां है? वो सारे के सारे येलो के अंदर है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नो ग्रीन्स आर ब्लैक, कोई भी ग्रीन ब्लैक नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ग्रीन यहां पर है और ग्रीन किसके अंदर आ रहा है? ग्रीन येलो के अंदर आ रहा है। जब कोई येलो ही ब्लैक नहीं है तो ग्रीन कहां से ब्लैक होगा? एकदम सही बात है। सम ग्रीन्स आर ब्लैक, क्या कुछ ग्रीन ब्लैक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी ग्रीन ब्लैक नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन 1 विल फॉलो। तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। ऑल चेयर्स आर सोफा, यानी कि जितनी भी चेयर हैं वो सारी की सारी क्या है? सोफा है। ओनली अ फ्यू सोफाज आर बेड, ये जो सोफा है उनका केवल कुछ पार्ट, यानी कि केवल ये पार्ट क्या है? सोफा है, सॉरी बेड है। सोफा का जो ये वाला पार्ट है केवल इतना ही पार्ट क्या है? बेड है। नो बेड आर कर्टेन्स, और कोई भी जो बेड है वो क्या नहीं है? कर्टेन्स नहीं है। अब सी यहां 2 जगह तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक और वेन डायग्राम बन सकता है इसका। चलिए मैं पहले ऑप्शन देखता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं वो वेन डायग्राम। सम सोफाज आर नॉट बेड, जो कुछ सोफा हैं वो बेड नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि केवल कुछ ही सोफा तो बेड है, तो ये आपका कंक्लूजन फॉलो कर गया। सम सोफाज आर नॉट कर्टेन, जो कुछ सोफा है वो कर्टेन नहीं होंगे। डेफिनेटली एकदम ट्रू है ये, क्योंकि जो सोफा का ये वाला पार्ट है ये क्या है? ये तो बेड है, और अगर ये बेड है और बेड अगर कर्टेन नहीं हो सकती तो पूरा सोफा कर्टेन हो सकता है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है वो कर्टेन नहीं होगा। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका? बोथ कंक्लूजन विल फॉलो।
इसका एक और वेन डायग्राम क्या बन सकता है वो दिखाता हूं। देखिए जितनी भी चेयर है वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी है, वेट, जितनी भी चेयर है वो सारी की सारी क्या है, सोफा। ओनली अ फ्यू सोफाज आर बेड, केवल कुछ सोफा है वो क्या है, बेड है। यानी कि सोफा का ये वाला पार्ट है वो क्या है, वो बेड है। नो बेड आर कर्टेन्स, यानी कि कोई भी जो बेड है वो कर्टेन नहीं होगा। तो ये भी पॉसिबल है कि कर्टेन जो है वो यहां हो और ये वाला जो पार्ट है यानी कि ये इससे यहां पर ये नहीं होगा, यानी कि बेड का ये वाला पार्ट भी कर्टेन नहीं होगा और बेड का ये वाला पार्ट भी कर्टेन नहीं होगा। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। बाकी ये जो दो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो ये आपके आंसर है, चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर ए एंड ई, ऑप्शन नंबर ए एंड ई। बाकी ये दोनों जो स्लॉग्स के क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, आप एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे डेफिनेटली बताऊंगा। अब चलिए सीटिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं। आप इस वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए, बनाइए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको बनाता हूं। 7 पर्सन्स, ये 7 लोग हैं, ये एक रो में बैठे हुए हैं और सारे के सारे कहां फेस कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं। अब ये 7 लोग हैं तो सबसे पहले हम 7 लोगों को एक रो में बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और सारे के सारे ही नॉर्थ फेस कर रहे हैं, यानी कि सारे के सारे का राइट इस साइड होगा और इस साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा। चलिए अब कंडीशन यहां से स्टार्ट है, देखते हैं। वी सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, वी किसी भी एक एक्सट्रीम एंड से कहां बैठा हुआ है, एंड पर बैठा हुआ है। अब या तो बी यहां आएगा, मैं कहां देखिए बी कहां आ सकता है, या तो बी यहां आ सकता है या बी यहां आ सकता है। आगे देखते हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। सी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए, जो सी है वो ए के इमीडिएटली लेफ्ट में बैठा हुआ है। एफ सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी बट नॉट इमीडिएट, यानी कि जो एफ है वो सी के लेफ्ट में तो बैठा है लेकिन इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठा। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में, एफ और ई के बीच में 2 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। चलिए कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए 2 कंडीशन है, दोनों को देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बी अगर यहां है तो 1 2 3 छोड़कर डी यहां आ जाएगा। अच्छा एग्जामिनेशन में आपको ये दोनों कंडीशन लिख के करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली फिंगर से आप इनको देखिए। बी अगर यहां है तो 3 छोड़ के डी यहां आ जाएगा। डी अगर यहां पर है, देखिए डी अगर यहां पर है तो डी के राइट में ए जा नहीं पाएगा, तो ए कहां आएगा, ए इसके लेफ्ट में आएगा। और अगर ए लेफ्ट में आ गया तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, ए के इमीडिएट लेफ्ट में सी है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। आप चलिए सेकंड कंडीशन को देखते हैं। डी को हम राइट साइड में बैठा देते हैं, सेकंड बैठे। अगर बी यहां आ गया तो 1 2 3 छोड़ के डी यहां आ जाएगा। अगर डी यहां आ गया तो डी के लेफ्ट में तो ए जाएगा नहीं, तो ए डी के राइट में जाएगा और ए यहां आ जाएगा। अब ए यहां आ गया तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, सी है, तो सी यहां आ जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई थी कि सी के लेफ्ट में होना चाहिए एफ, लेकिन इमीडिएट लेफ्ट में नहीं होगा। तो सी के अगर लेफ्ट में होना चाहिए एफ और इमीडिएट लेफ्ट में, यानी कि यहां तो एफ आएगा नहीं, तो एफ कहां आएगा, एफ के लिए केवल एक ही जगह बची है। अब क्योंकि एफ और ई के बीच में 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, यानी कि ई यहां नहीं आ पाएगा, ई यहां तो आ नहीं पाएगा, तो ई कहां आएगा, ई यहां आएगा। जो आपका बचा वो यहां पर आ जाएगा। तो कौन बचा, आप ये देख लीजिए, ए बी सी डी जी, तो जी बचा, जी आपका यहां आ गया और आपका क्वेश्चन सॉल्व। हार्डली 1 से 1.25 मिनट का ये क्वेश्चन है, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है, हार्डली। चलिए अब क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यानी कि एफ के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, चेक कर लेते हैं। एफ के लेफ्ट में तो भैया कोई भी नहीं बैठा हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक भी नहीं बैठा, तो नन विल बी योर आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ जी, जी के थर्ड टू राइट कौन बैठा है, तो जी यहां पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
राइट साइड में थर्ड टू राइट कौन बैठा है? बी बैठा हुआ है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एट द एक्सट्रीम एंड? अच्छा, एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा हुआ है? एफ और ई, तो एफ और ई आपका आंसर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई? डी और ई के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? डी यहां पर है और ई कहां पर है? ई यहां पर है, तो डी और ई के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 1 2 3 4, यानी कि डी और बी के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई? ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है देख लेते हैं। तो ई यहां बैठा हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? बी, तो बी आपका आंसर होगा। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। बी सी डी बी सी, बी सी डी बी सी डी बी सी, एक बार से ये भी चेक कर लेते हैं। एफ डी जी सी ए बी। चलिए अब ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए डायरेक्शन डिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया है कि आप इस प्लेन को जरूर याद रखिए। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर क्या है? वेस्ट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉइंट डी इज 10 मीटर नॉर्थ टू पॉइंट पी, यानी कि पॉइंट पी अगर यहां है तो इससे नॉर्थ साइड में 10 मीटर पॉइंट डी है। पॉइंट वाई इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। डी अगर यहां पर है तो ईस्ट इस डायरेक्शन में होगा और यहां से कितनी दूर है? 14 मीटर, यानी कि यहां से 14 मीटर दूर क्या है? पॉइंट डी से पॉइंट पी, नहीं पॉइंट वाई। आगे क्या है? पॉइंट क्यू इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट वाई। पॉइंट वाई से पॉइंट क्यू जो है 8 मीटर नॉर्थ, यानी कि ऊपर की तरफ है। यहां से 8 मीटर पॉइंट क्यू है वाई से, नॉर्थ डायरेक्शन में। पॉइंट एस इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू से पॉइंट एस 20 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में है। अगर क्यू यहां है तो वेस्ट इस डायरेक्शन में होगा और कितना है? 20 मीटर है। पॉइंट एच इज 8 मीटर साउथ टू पॉइंट एच इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एस। पॉइंट एस यहां है तो साउथ नीचे की तरफ होगा। क्यू और बाई के बीच की दूरी क्या है? 8 मीटर। और पॉइंट एच और एस के बीच की दूरी क्या है? 8 मीटर। और एस और क्यू क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो ये कुछ इस तरीके से नहीं बन जाएगा कि पॉइंट एच जो है वो डी और बाई की स्ट्रेट लाइन में होगा, यानी कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन में होगा, एच और डी। अच्छा, अगर डी और वाई के बीच की डिस्टेंस है 14 मीटर तो एच और डी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? एच और डी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 20 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 6 मीटर। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 6 मीटर। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एच एंड पॉइंट डी? पॉइंट एच और पॉइंट डी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगी, स्ट्रेट लाइन में है, कोई 90 डिग्री का एंगल तो है नहीं, तो 6 मीटर विल बी योर आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू? पॉइंट पी क्यू के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है? तो पॉइंट पी यहां पर है और पॉइंट क्यू कहां पर है? यहां पर। अगर हम डायरेक्शन प्लेन की बात करें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट के अलावा 4 सब डायरेक्शंस भी तो होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो यहां होता है नॉर्थ ईस्ट, यहां होता है साउथ ईस्ट, यहां होता है साउथ वेस्ट और यहां क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट। अब पॉइंट क्यू कुछ इस डायरेक्शन में है और पॉइंट पी कहां पर है? देखिए यहां पर पॉइंट पी इसी डायरेक्शन में है ना, तो पॉइंट पी यहां पर है और पॉइंट क्यू कहां पर है? यहां पर। तो क्यू के रेस्पेक्ट में कहां होगा? साउथ वेस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ऑप्शन नंबर बी एंड सी। एक बार आप इस डायग्राम को भी चेक कर सकते हैं। चलिए फिर से सिटिंग अरेंजमेंट है, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस पजल को बनाइए, इस सिटिंग अरेंजमेंट को बनाइए। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसको बनाता हूं। अच्छा, ये सर्टेन नंबर यानी कि फिक्स्ड नंबर है, लेकिन नंबर कितने हैं ये नहीं दिया हुआ। देखिए एक रो में बैठे हुए और सारे के सारे कहां फेस कर रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। चलिए ए सिट्स फिफ्थ टू राइट ऑफ बी। जो ए है वो बी से फिफ्थ टू राइट। देखिए बी से फिफ्थ टू राइट कौन बैठा है? ए बैठा हुआ है। चलिए ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी। बी और सी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। डी सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ सी। जो डी है वो फोर्थ टू लेफ्ट बैठा है, किससे? सी से। 4 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी। अच्छा, अब हमें यह पता है कि डी से लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हुए हैं? केवल 4।
यानी कि डी के लेफ्ट में अगर 4% बैठे हुए हैं, यानी कि डी कहां बैठा होगा, डी लेफ्ट हैंड पे बैठा होगा, तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि हम किस तरीके से इस कंडीशन को सेट करेंगे, कितने लोग बैठे हैं इस लीनियर अरेंजमेंट में, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में। देखिए अब 1 2 3 4 छोड़ के यहां डी होगा, अगर यहां डी होगा तभी तो डी के लेफ्ट में कितने होंगे, 4% होंगे। चलिए डी फिक्स कर दिया, बाकी हम कंडीशन बाद में सेट करेंगे। अब देखिए द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ। जितने पर्सन डी और बी के बीच में बैठे हुए हैं उतने ही पर्सन बी और एफ के बीच में बैठे हुए हैं, ये इक्वल है। जितने पर्सन डी और बी के बीच में बैठे हुए हैं उतने ही पर्सन बी और एफ के बीच में बैठे होंगे। एफ सिट्स एट 4th पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। एफ जो है वो एक मतलब चौथे नंबर पर बैठा है किसी भी एक एक्सट्रीम एंड से। अब देखिए यहां पर एफ लेफ्ट साइड से क्या चौथे एंड पे बैठ सकता है, देखिए लेफ्ट साइड क्योंकि ये है तो 1 2 3 4 यहां एफ तो आ नहीं सकता, तो एफ कहां आएगा, 1 2 3 4। अगर फोर्थ बैठा है यानी कि एफ यहां आ जाएगा। चलिए अब हम डी से स्टार्ट करते हैं। डी अगर फोर्थ टू लेफ्ट बैठा है सी से और सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो ये भी तो ट्रू होगा कि डी से फोर्थ टू राइट कौन बैठा होगा, सी बैठा होगा। तो डी यहां पर है 1 2 3 4, यानी कि डी से फोर्थ टू राइट कौन बैठा है, सी बैठा है। अब सी और बी के बीच में केवल 2 पर्सन है, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। क्या बनेगी, देखिए या तो बी यहां आएगा, अब पहले एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं फिर दूसरी बनाएंगे। अगर बी यहां आया तो बी के राइट में यानी कि 1 2 3 मैं चेंज कर देता हूं फिर आपको देखते हैं। देखिए अब ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो यहां पे क्या बोल रहा था, बी के राइट में 5th टू राइट कौन बैठा है, ए बैठा है, तो बी का राइट इस डायरेक्शन में होगा 1 2 3 4 5। यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर ए आ जाएगा। चलिए आगे क्या बोल रहा है, बीसी हो चुका है, ये हो चुका है और ये भी हो चुका है। अब देखिए डी और बी के बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं उतने ही बी और एफ के बीच में होंगे। क्या ये कंडीशन यहाँ ट्रू हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, जो बी पर्सन है वो यहां तो बैठा नहीं होगा, ये फिक्स हो गया क्योंकि ये वाली कंडीशन यहां पर ट्रू नहीं हो पाएगी। चलिए तो बी कहां होगा ये देख लेते हैं। अब क्योंकि हमने सी से लेफ्ट साइड में भी बिठाया था, अब सी से राइट साइड में बिठाते हैं। देखिए तो 1 2 छोड़ के बी यहां आ जाएगा। अब अगर बी यहां आ गया तो बी से राइट में, तो एक चीज तो फिक्स है कि बी से राइट में 5th टू राइट कौन होगा, ए होगा, ये चीज तो फिक्स है एकदम। वेट फॉर मिनट। हम कहां थे, हम थे यहां। देखिए एक कंडीशन ये बची है, बी से राइट में 5th टू राइट ए होगा, और एक कंडीशन ये भी तो बची है कि जितने पर्सन डी और बी के बीच में बैठे हुए हैं उतने ही पर्सन बी और एफ के बीच में बैठे होंगे। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को सेट करेंगे, तभी हमें ए की एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी और तभी हम इस रो में कितने लोग बैठे हुए हैं ये भी पता कर पाएंगे। क्योंकि अगर ये कंडीशन नहीं पता होगी तो हमें ये नहीं पता होगा कि ए जो है वो ए के राइट में जाएगा, ए के राइट में जाएगा या ए के लेफ्ट में ही रह जाएगा। चलिए चेक करते हैं। देखिए डी और बी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पर्सन जो है वो डी और बी के बीच में बैठे हुए हैं, यानी कि बी और एफ के बीच में भी 6 लोग बैठे होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बी से 5th टू राइट ए है, तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि जो ए है वो एफ से लेफ्ट में ही आएगा, क्योंकि बी से 5th टू राइट ए कहां आएगा, 1 2 3 4 5, ए यहां आएगा। और इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। बी कहां पर है, बी यहां पर है और डी यहां पर है, तो हमने चेक ही किया था कि 6 लोग बैठे हुए हैं, तो आपका 6 विल बी योर आंसर। देखिए हाउ मेनी पर्सन सिट इन द रो, चलिए चेक कर लेते हैं कि पूरी रो में कितने लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। पूरी रो में कितने लोग बैठे हुए हैं? 22 लोग बैठे हुए हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। Who among the following sit second to right of A? A से second to right कौन बैठा है? A यहां पर है, देखिए A यहां पर है। अगर A यहां पर तो राइट इस साइड होगा, तो कौन बैठा हुआ है? F बैठा हुआ है। यानी कि A से सेकंड टू राइट कौन बैठा हुआ है? A से सेकंड टू राइट F बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ B? B से राइट में कितने लोग बैठे हुए हैं? B यहां पर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बी से राइट में कितने लोग बैठे हुए हैं? बी से राइट पे 10 लोग बैठे हुए हैं। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। बी सी डी बी, बी सी डी बी, बी सी डी बी, ये आपका आंसर है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो पूरी रो में कितने हैं? 22 लोग हैं। डी से फोर्थ टू राइट सी है, और डी और बी और डी के बीच में कितने हैं? 3 और 3 6 लोग हैं। बी और एफ के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 पीपल। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से बनाना होता है। एक नंबर का आता है, देखिए हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन मीनिंगफुल वर्ड। ये वर्ड दिया हुआ है MATCHES, each of which has as many letters as them in the word as in English alphabet। आपको सिंपली यहां पर क्या देखना होता है, ये जो दिया हुआ है वर्ड, इसमें ये जो लेटर दिए हुए हैं, किन्हीं दो लेटर के बीच में ऐसे कौन से, मतलब ये जो पूरा वर्ड है इसमें ऐसे कौन से वो लेटर्स हैं जिनके बीच में एग्जैक्टली उतना ही गैप है जितना कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, देखिए एम को हाइड को आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप एम को हाइड करो और जो आपकी सीरीज दी हुई है उसको आप अल्फा न्यूमेरिक जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है उसके अकॉर्डिंग उस वर्ड से आगे आप पढ़ना स्टार्ट करो। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, जैसे यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप फॉरवर्ड भी देखो और बैकवर्ड भी देखो। आप पढ़ो फॉरवर्ड, लेकिन चेक करते जाओ कि कहीं बैक में भी तो कहीं उतने गैप नहीं है। देखिए जैसे मैं इस क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, एम के बाद क्या आता है? MNOPQRS। यहां पर एक पेयर हमें मिल गया कि एम और एस में उतने ही लेटर्स हैं बीच में जितने कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। आगे देखते हैं ए के बाद क्या आता है? बी, ABC। एक पेयर हमें ये मिल गया कि ए और सी के बीच में भी उतने ही लेटर्स हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। आगे देखते हैं ABCDE। एक और पेयर मिल गया हमें कि ए और ई के बीच में भी उतने ही लेटर्स हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। अब हमें 3 तक तो मिल गए हैं, एक और पेयर अगर मिलता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं अगर मिलता है तो। ABCDEF। चलिए टी से देखते हैं। UV कोई पेयर नहीं है, हटा दो। TUVWX। चलिए सी को देखते हैं। CDE एक पेयर हमें और मिल गया कि सी के बाद जो है DE। मैं इंक चेंज करके इसको दिखाता हूं। ये जो सी है यहां से एक पेयर हमें ये मिल गया, तो आपको इसके आगे देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 3 से अधिक ऐसे पेयर हैं इस इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में। तो ये आपका सी आंसर है। हाँ सी आंसर है। 1 2 3, अच्छा इसमें 4 ही पेयर हैं, हमने आगे चेक नहीं किया, लेकिन केवल 4 ही पेयर हैं। आप चेक कर सकते हैं। ABCDEF। H से देखते हैं। HIJ कुछ नहीं है आगे। IJKL। E को देखते हैं। EF नहीं है। FGHIJ नहीं है। S से देख लेते हैं। STUV आगे तो है ही नहीं। WXYZ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। अब आते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बशर्ते आपको ये करने आने चाहिए और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और ऐसा भी नहीं है ये क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, बट इट डिपेंड्स कि आप कितनी जल्दी और कितनी एक्यूरेसी के साथ ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। इफ वी एड L आफ्टर द फर्स्ट लेटर इन एवरी वर्ड,
अगर हम एल लेटर को हर ये जो ऊपर सीरीज दी हुई है उसमें हर एक जो फर्स्ट लेटर है उसके बाद अगर हम एल लगा दें हर एक लेटर में, हर एक वर्ड में, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है एल बना के, सिर्फ आप चेक कर जाइए, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। CLOT, ILVY, PLEA, FLOX एंड MLRU। ये क्या हुआ? वेट कहां गया? FLOX एंड MLRU। देखिए अब इसमें ऐसे कितने मीनिंगफुल वर्ड बने हैं। देखिए क्या MLRU से कोई मतलब होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या FLOX से कोई मतलब होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या ILVY से कोई मतलब होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो दो पेयर कौन है? केवल प्ली एंड क्लॉट, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो कि मीनिंगफुल हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। चलिए चेक करते हैं अगले क्वेश्चन को। इफ थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिप्लेस्ड, यानी कि जो ये थर्ड लेटर है, यानी कि इसका थर्ड लेटर ये है, इसका थर्ड लेटर ये है, थर्ड लेटर एंड थर्ड लेटर, क्या बोल रहा है ये देखते हैं एक बार। वेट, देखिए, is replaced by its succeeding letter according to English alphabetical series, then in how many word vowel will appear more than once। अब आप देखिए वॉवल कितनी होती है? ए, ई, आई, ओ, यू, केवल ये 5 वॉवल होती हैं। अब या तो आपको इन वॉवल के जो पहले आता है वो पता हो, या आप सिंपली देखिए टी के बाद क्या आता है? यू, वाई के बाद जेड, मतलब नहीं है, ए के बाद क्या आता है? बी, एक्स के बाद क्या आता है? एक्स के बाद वाई आता है ना। एम आर यू, यू के बाद क्या आता है? वी। अब पूछा क्या है इन्होंने कि ऐसे कितने वर्ड बनेंगे। अब ये जो लेटर है यहां पर ये टी नहीं है, देखिए अब ये टी तो यहां से हट गया, टी की जगह क्या आ गया? यू। वाई हट गया, वाई की जगह क्या आ गया? जेड आ गया। ए यहां से हट चुका है, एक्स यहां से हट चुका है और यू यहां से हट चुका है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने वर्ड हैं जिनमें दो वॉवल आ रहे हैं। देखिए वॉवल क्या होते हैं? केवल ये 5। अब पहला अगर हम वर्ड देखें तो यहां पर तो 2 वॉवल मिल रही हैं, क्या कहीं और मिल रही हैं? यहां तो नहीं मिल रही, यहां भी नहीं मिल रही, यहां भी नहीं मिल रही और यहां भी नहीं मिल रही। तो केवल एक ऐसा वर्ड है जहां पर 2 वॉवल मिल रही हैं, जब जो लेटर दिया हुआ है उसके लास्ट वर्ड को अगर हम उसके अगले वर्ड से रिप्लेस कर दें अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। चलिए अब ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपको इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं। देखिए सी एंड बी आपके फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर है। ये देखिए आपको इस क्वेश्चन में, चलिए आप आज कोशिश कीजिए इसको करने की, मैं आपको इसकी भी बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि इसको भी आपको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। चलिए अभी आंसर चेक कर लेते हैं, बाकी 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में जरूर सॉल्व कीजिएगा। सी एंड बी पहले 2 क्वेश्चन का आंसर है। सी एंड बी आपके पहले 2 क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था। मैंने अभी तक आपको जितना पढ़ाया प्रीलिम्स के लिए वो मोर देन इनफ है। अब हम कल या परसों से जो मेंस लेवल है उनके क्वेश्चन भी करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि मेंस से पहले आपका रीजनिंग का सेक्शन एटलीस्ट 100% सिक्योर हो जाए कि आप मेंस में भी अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। देखिए यहां पर क्या था, ये जो नंबर दिया हुआ है, नंबर क्या है? 3, 5, 9, 8, 2, 4, 7, 6। इसमें एक ऐड करना है आपको इवन डिजिट में। अब इवन डिजिट क्या होती हैं? जो कि 2 से डिवाइड हो जाती हैं या 2 का मल्टीपल। ये देखिए क्या 2 के मल्टीपल इवन होती हैं? सोच के बताइएगा। एक ही बात है ना, कैसे भी कर लीजिए आप। देखिए आप मल्टीपल डिवीजन है तो एक ही बात ना, बस अंदर इतना है कि मल्टीपल करोगे तो बढ़ता जाएगा, डिवाइड करोगे तो घटता जाएगा, बट एट द एंड प्रोसेस वही होती है। देखिए इफ इन द नंबर 1 इज एडेड टू इवन डिजिट, यानी कि ये जो इवन डिजिट है इसमें +1 करना है, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट। और जितनी ऑड डिजिट है यानी कि ये और ये, इसमें आपको -2 करना है। पूछा क्या है? देन विच डिजिट विल नॉट अपीयर, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से,
will not appear twice in the number thus formed। अब देखिए, अगर हमने 3 में से 2 माइनस किया तो ऑड में से हमें 2 माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा, मैं इंक चेंज करके इसको भी आपको दिखा देता हूं। देखिए 1 यहां क्या आएगा, 3 यहां क्या आएगा, 7। अब जितनी भी इवन डिजिट हैं उसमें आपको 1 ऐड करना है, यानी कि 9, 3 एंड 5। 7 में से आपको -2 करना है, यानी कि फिर से 5। 6 में आपको क्या करना है, +1 करना है, तो यहां क्या आ जाएगा, 6 एंड 7। देखिए यहां पर 2 बार कौन कौन सी डिजिट हैं जो कि दिख रही हैं, तो वो देख लेते हैं। देखिए 3 दिख रही है, एक तो ये 3 दिख रहा है यहां पर। क्या 7 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है 7। 5 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। केवल 9 एंड 1 ये तो ऐसी डिजिट हैं जो कि 2 बार नहीं दिख रही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूं गाइस, आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, क्योंकि यहां पर घुमा देता है। हम यहां तक तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन सी लास्ट में देख लेते हैं कि ट्वाइस इन नंबर दस फॉर्म, बट ये जो बीच का है यही आपको +1 दिलाएगा या फिर -0.25। और ये केवल -0.25 नहीं होता है, ये तो 1.25 आपका माइनस होता है इन एक्चुअल मीनिंग, क्योंकि एक नंबर ये तो गया ही गया और जो नंबर आपने ऑब्टेन किए हैं उसमें से -0.25 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। चलिए अब ये आपके लिए पजल है, चलिए इसको बनाते हैं। आप इस वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसको बनाता हूं। अब इस तरीके के पजल मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से करने होते हैं। देखिए मैं चेंज कर दूं, देखिए 6 पीपल हैं जिनके एग्जाम है इन 2 तारीख को और किस महीने में है ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले 1 और 2 महीने हैं और 2 डेट है और 3 महीने, यानी कि 3 दूनी 6, केवल 6 लोग हैं। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। 7 12 7 12 7 12 6 ही लोग हैं ना, ठीक है। अब महीने कौन कौन से हैं, आप इनको भी यहां पे लिख दीजिए। देखिए महीने हैं जनवरी, फरवरी एंड मार्च, जैन, फेब एंड मार्च। अब आप ये तो लिख लिया आपने, इसी के साथ आप एक चीज और लिख लीजिए, वेट, आप इसी के साथ एक चीज और लिख लिया कीजिए कि ये जो मंथ है इसमें कितने डेज होते हैं। यहां पर केवल फरवरी ऐसा मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होते, तो इसमें कितने होते हैं 31 डेज, इसमें 28 या 29, इट डिपेंड्स ऑन द लीप ईयर, और इसमें कितने होते हैं 31। चलिए अब कंडीशंस लिख लेते हैं, क्या कंडीशन दी हुई है। D's एग्जाम इज ऑन इवन नंबर डेट इन द मंथ हैविंग 31 डेज, यानी कि D के लिए केवल 2 ही प्लेस होंगे, क्योंकि 31 डेज या तो इसमें है या इसमें है, और इवन डेट भी 2 ही है, या तो 12 जनवरी की या 12 मार्च की। तो D के लिए केवल 2 ही जगह है, तो D हम सेट कर देते हैं। अगर इतना छोटा पजल है तो आप 2 कंडीशन के साथ बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं डाउट हो तो गाइस सबसे पहले कंडीशन लिख लिया कीजिए। अब जैसे ये लिखा हुआ है डी की एग्जाम इवन नंबर डेट पे है और 31 दिन का जो महीना है वहां पर होगा, यानी कि डी की पोजीशन या तो यहां आ सकती है या यहां आ सकती है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पर्सन हु अपीयर्ड बिफोर डी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु अपीयर्ड आफ्टर ए। डी के बाद जितने अपीयर हुए हैं उतने ही डी से पहले है ना, डी से पहले जितने अपीयर हुए हैं उतने ए के बाद हुए हैं। तो अगर मैं पहली कंडीशन को देखूं तो डी से पहले कितने हैं, केवल 1, तो ए के बाद भी 1 ही होगा। अगर मैं दूसरी कंडीशन देखूं तो डी के पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ए के बाद भी कितने होंगे, 1 2 3 4 5। आगे देखते हैं, वन पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में एक पर्सन के एग्जाम दे रहा है, यानी कि सी यहां आ जाएगा, और अगर इस कंडीशन की बात करूं तो सी यहां आ जाएगा। एफ हैज एग्जाम बिफोर सी। एफ का जो एग्जाम है वो सी से पहले है। अगर एफ का एग्जाम सी से पहले है तो इस कंडीशन में एफ यहां आ जाएगा और इस कंडीशन में एफ यहां आ जाएगा। बीज एग्जाम इज जस्ट बिफोर ई। जो बी का एग्जाम है वो ई से जस्ट पहले है। अगर ई से जस्ट पहले बी का एग्जाम है तो ये कंडीशन तो आपकी गलत हो जाएगी, तो यही कंडीशन है कि बी का एग्जाम ई से पहले यहीं पर आ पाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा
गाइज ये हार्डली 1 मिनट का पजल है, बाकी 20 से 30 सेकंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भले ही लगे, हार्डली ये 1 मिनट का पजल है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। AFC, इस तरीके से AFC BED। चलिए जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन हैव एग्जाम बिफोर B? तो B से पहले कितने लोगों का एग्जाम है ये देख लेते हैं। B कहां दिया हुआ है? B यहां है। B से पहले आप यहां देखिए, B से पहले कितना है? 1 2 3, तो 3 लोगों का एग्जाम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज एग्जाम जस्ट आफ्टर D? D के जस्ट बाद किसका एग्जाम है? D के जस्ट बाद तो कोई भी नहीं है। ये तो अभी कोरोना पैंडेमिक वाला टाइम हो गया है कि भैया अगर एग्जाम होंगे तो हम कर नहीं पाएंगे, और जब एग्जाम कैंसिल हुए तो सब वो लोग सब बोलने लगे जिन लोगों ने प्रिपेयर तक नहीं किया कि भैया इस बार एग्जाम देते हम जिला टॉप करते, हम पूरा स्टेट ही टॉप कर देते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर कि भैया कोई भी एग्जाम नहीं दे रहा D के जस्ट बाद। हाउ मेनी पर्सन हैव एग्जाम बिटवीन F एंड D? F और D के बीच में कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं? तो F यहाँ पर है और D यहाँ पर है, बीच में कितने हैं? केवल 3 लोग। तो F और D के बीच में कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं? केवल 3। E has exam on which of the following date? तो E का एग्जाम कब है? E का एग्जाम है 7 मार्च को। तो चेक कर लीजिए 7 मार्च का है, यहाँ पर 7 मार्च है। 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Which is the one that doesn't belong to that group? AF EF देख लेते हैं। A कहां पर है? A यहाँ पर है। A का F के साथ कोई एक ही महीने में। चलिए आगे क्या है? EF, E और F का कोई रिलेशन है? E और F ये तो ऑड इवन है। इसके आगे देखते हैं, आगे जो होगा उसी के हिसाब से ग्रुप का पता चल जाएगा। वेट फॉर मिनट। F एंड C, F कहां है? FC, ठीक है। आगे देखते हैं EB, चलिए ठीक है। CB, यानी कि देखिए सेम मंथ का कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पर लॉजिक है जो डेट है 7 बार है इस तरीके से। तो A और F बिल्कुल 7 बार है, F और C जो है वो भी 7 बार है, यानी कि इमीडिएट है। लेकिन अगर मैं बात करूं, कहां ये आंसर दिख जाता है बार बार, लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी E और F की, देखिए E यहां पर है और F यहां पर, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। ये इमीडिएट नहीं है तो ये वाला आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। वैसे इसका आंसर तो दिख ही गया है, CBB। चलिए अब ये क्वेश्चन है 4 ऑफ द फॉलोइंग, या फिर आप इस क्वेश्चन को घर पे बनाइए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, कल मैं आपको इसकी बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हार्डली 30 सेकेंड टाइम मोर देन इनफ होगा, अगर आप प्रॉपरली फोकस होके इसको करेंगे। यहाँ पर आंसर दिया हुआ आप देख सकते हैं। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइज अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल। आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मेरे हर लेक्चर की PDF तो मिल ही जाएगी, उसके अलावा आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।